Hello students, myself Vishu Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड अगर आप स्कूल लेक्चरर हो जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 100 वीडियोस की सीरीज़ लेके आया हूँ और ये हमारा उसके अंदर दूसरा वीडियो है। और आज हम कवर करेंगे ऑडिट। आज बहुत मैंने ऑडिट के बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द टर्म ऑडिट originated from a dash dash word or dire which means to hear। ये लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, नन ऑफ द अबव। देखिए मैंने क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेट किए हैं और ऑब्वियस सी बात है कि आप की थोड़ी तैयारी रही होगी, तो आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए। आंसर मैं बताऊं उससे पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो है, पर आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे आप पहले क्वेश्चन को खुद लगाइए और उसके बाद आप इसका सही आंसर सुनिएगा। खैर, तो ये पहली बात, इस क्वेश्चन में 2-3 बातों के जवाब तो उन्होंने खुद ने दे रखे हैं। कहते हैं कि जो ऑडिट का जो टर्म है वो जो ओरिजिनेट हुआ है वो ओडायरे शब्द से हुआ है, तो ये तो उन्होंने खुद ने बता दिया। लेकिन ये वर्ड कहाँ से आया है? तो सर ये एक लैटिन वर्ड है, इट इज़ अ लैटिन टर्म ओडायर। एक्चुअली सर क्या होता था कि पहले यूँ समझिए कि ज़माने में जैसे आपका कंट्री हुआ, लाइक रोम हुआ, आपका मिस्र करके कंट्री हुआ, या यूनान हुआ, वहाँ पे क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट फंड होते थे ना, जो भी गवर्नमेंट फंड होते थे उनका हिसाब किताब रखने के लिए एक्सपर्ट लोग होते थे। और वो जो एक्सपर्ट लोग होते थे वो हिसाब रखने के बाद एक ये समझो न्याय अधिकारी होता था, समझो इसके जज कह लीजिए, उस जज को हिसाब को सुनाते थे। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट तैयार करते थे और एक बंदा था, ठीक है, जुडिशरी लेवल पे, वो उनको सुनता था। तो यहाँ सुनने सुनने शब्द से बात शुरू हुई, तो ऑडायर का मतलब होता है सुनना, और ये जो वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन टर्म है। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करें। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, ऑडिटिंग इज द प्रोसेस आफ्टर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बताया जाता है कि सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग के बाद आपका अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी के बाद आपका ऑडिटिंग होता है, और ऑडिट के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये आपका प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिसको बुक कीपिंग बोलते हैं, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स तैयार होती हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं, उसके बाद जांच होती है जिसे अपन ऑडिट नाम देते हैं, और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसका क्वेश्चन था कि ऑडिटिंग, कई बार क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है तो भी संभालना चाहिए। तो ऑडिटिंग किसके बाद का प्रोसेस हुआ? अकाउंटिंग के बाद का, यानी लेखांकन के बाद का। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, ऑडिटिंग इज द प्रोसेस आफ्टर अकाउंटिंग। थर्ड क्वेश्चन है, ऑडिटिंग मीन्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स बुक, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, टू एग्जामिन द अकाउंटिंग बुक, और टू मेक एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग। अब अगर आप ऑडिट करते हैं तो इसका क्या मतलब है? आप पुस्तकें तैयार करेंगे, आप तलपट बनाएंगे, आप लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे, या आप लेखों में समायोजन करेंगे? तो बड़ा आसान सा आंसर है कि आप लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे, आप उसको एग्जामिन करेंगे। देखिए जो बुक कीपर होता है या कहें अकाउंटेंट होता है, उनका काम होता है अकाउंट बनाना, बनाना उनका काम है। ऑडिटर का काम कभी भी काम बनाना नहीं होता, उसका काम होता है उसकी जांच करना। आप कह सकते हैं कि सर बड़े बेसिक क्वेश्चन लिए हैं आपने। देखिए सर अपन धीरे धीरे लेवल ऊपर करेंगे, तो अभी स्टार्टिंग ही है, तो अभी आगे अभी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद फर्दर वीडियोस में तो आप और वीडियोस पाएंगे क्वेश्चन। चलिए सर, तो जांच करना, अकाउंट्स की बुक को चेक करना, इसने बना दी, अब इसने सही बनाई या गलत बनाई, तो इसकी एक स्वतंत्र कहें, एक इंडिपेंडेंट पर्सन और एक निष्पक्ष पर्सन उसकी जांच करता है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर रेस्ट विद द। वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण की मूलभूत जिम्मेदारी होती है। देखिए
आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी आइटमों का प्रेजेंटेशन करना है, आपको फुल डिस्क्लोजर फॉलो करना है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? क्या ऑडिटर की? नहीं, ऑडिटर तो अकाउंट्स बनाता ही नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर के स्टाफ की जिम्मेदारी भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी नहीं होती। ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हम जिनके अकाउंट्स की ऑडिट करने गए हैं, जिनके अकाउंट्स की हम ऑडिट करने गए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से अपने अकाउंट्स बनाएं। उन्होंने जिन पॉलिसीज़ को फॉलो किया है, जिन जिन कन्वेंशंस को फॉलो किया है, उस सबको फुल्ली डिस्क्लोज करें। कोई कैलकुलेशन है तो कैसे की है, ये सब बताना मैनेजमेंट का और उसके अकाउंटेंट्स का काम है, या हमारा काम यानी ऑडिटर का काम नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेक्रेटरियल ऑडिट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, सचिवीय अंकेक्षण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट या टैक्स ऑडिट? देखिए सर, एक होता है चार्टेड अकाउंटेंट और एक होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी जो ऑडिट करता है ना, उसको हम बोलते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। में वर्ड होता है सीक्रेट, कंपनी सेक्रेटरी में भी सीक्रेट वर्ड आता है। तो ये जो सीक्रेट ऑडिट होती है, नॉट एज सच कहें सीक्रेट, बट बेसिकली क्या होता है, वो ये देखता है कि जितने भी लॉज थे, जितने भी कानून थे, रेगुलेशंस थे, उन सबको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, वो सब फॉलो हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, उनकी कहें हिंदी में वर्ड होता है अनुपालना। उन सब की अनुपालना हो गई है या नहीं, तो कंप्लायंस ऑडिट। तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज नोन एज कंप्लायंस ऑडिट। हिंदी में एक वर्ड है अनुवृत्ति अंकेक्षण, सरल शब्द है अनुपालना। इस सब की अनुपालना हो गई है या नहीं हो पाई है। ठीक है, बाकी जो ऑडिटर इन जनरल करता है, जो सीए करता है, वो आपका फाइनेंशियल ऑडिट होता है, और ऑपरेटिंग ऑडिट जो होता है वो मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट होता है। टैक्स ऑडिट टैक्स के पर्पज से की जाती है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ साइड में लिख रखा है मैंने, सेक्रेटरियल ऑडिट इज अ प्रोसेस टू चेक compliance with the provision of various laws and rules, regulation, procedures, maintenance of books and record। यानी आपने क्या किया है, आपने सारे दो लॉज को फॉलो कर लिया है, नियमों को जानकारी है, प्रोसेस की जानकारी है, और सारे बुक्स और रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन कर लिए हैं। ये यस कहेगा यस रख लिए गए हैं, तो मान लिया गया है जाएगा कि यस रख लिए गए हैं। अब सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कराएगा? तो देखिए, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जिन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा रखी है, उनको ये ऑडिट करानी है। इसके अलावा हर वो पब्लिक कंपनी जिसकी जो कैपिटल है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, और ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए या ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए, या तो उसकी कैपिटल 50 करोड़ को क्रॉस कर जाए या उसका टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस कर जाए, तो उनको फिर सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी, और एक प्रैक्टाइजिंग सीएस से करानी पड़ेगी। ठीक है ना, ये कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग ऑफिस खोल के प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ऑडिट हमेशा प्रैक्टाइजिंग बंदे से करानी होती है। चाहे आप फाइनेंशियल ऑडिट कराओगे तो वो भी आपको एक प्रैक्टाइजिंग सीए से करानी पड़ेगी, जो प्रैक्टिस में है, जॉब वाले बंदे से नहीं, जॉब वाले बंदे से नहीं। ठीक है सर, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया है और इसका आंसर कंप्लायंस ऑडिट है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। इनमें से ऑडिट का कौन सा लाभ नहीं है? इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर ओनर, ठीक है, संतुष्टि प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन ग्रांटिंग लोन, इट हेल्प्स इन गेटिंग लोन्स, लोन लेने में मदद करता है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट बर्डन, नहीं। इट डिटेक्ट्स द एरर एंड फ्रॉड। देखिए सर, इसके ये 3 बेनिफिट तो हैं। यह स्वामी को संतुष्टि देता है, मतलब जो ओनर है वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो ये लाभ या एडवांटेज है। ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे आपको लोन लेने में मदद मिलती है, तो ये इसका लाभ है।
लेकिन ये कहना गलत है कि ये आपकी कॉस्ट को कम करता है, बल्कि आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है और ये अशुद्धियों और छल कपट को भी रोकता है, तो ये भी डेफिनेटली इसका लाभ है। तो लाभ नहीं है पूछा है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप लिखते जाइए कौन सा लाभ है। जैसे मैं अगर होता तो मैं अभी इसमें लिखता, हाँ ये तो लाभ है, ये वाला भी लाभ है, लास्ट वाले को भी लाभ है। तो वो जो ऑड वन आउट है उसमें से वो अपने आप अलग निकल के आ जाता। ठीक है, कॉस्ट को तो ऑडिटिंग के साथ बुराई ही है कि ये खर्चे को बढ़ाता है, बस यही एकमात्र कहीं बुराई है, बाकी तो कोई बुराई नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर द मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या मैनेजमेंट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आंसर है सर नहीं। देखिए सर, जो कंपनीज होती हैं, बैंक होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, उनको जो उनका एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, और जो ऑडिटर आया है उसे मैनेजमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। उस एक्ट में उद्देश्य लिखा होता है, पर्पस लिखा होता है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए ऑडिटर जो चाहे वो कर सकता है, दैट इज उसे जो चीज़ जांचनी है वो उसे जांच सकता है, और मैनेजमेंट उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। देखिए, अगर प्राइवेट ऑडिट हो रही होती यानी मैनेजमेंट अपनी मर्जी से ऑडिट करा रहा है, उनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, वो अपनी मर्जी से ऑडिट करा रहे हैं, तो फिर ऑडिटर को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। जो उनको कहा जाएगा उनको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर प्राइवेट ऑडिट हो रही है तो। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रही है तो ऑडिटर को उसके वर्क जो कहें स्कोप है को रेस्ट्रिक्ट या लिमिटेड नहीं किया जा सकता। इसका आंसर नहीं रहने वाला है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड। चिट्ठा अंकेक्षण में क्या शामिल नहीं है? वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये बात शामिल है। वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज, ये भी शामिल है। एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये भी शामिल है। रूटीन चेक्स शामिल नहीं है। ठीक है सर, देखिए, अगर आप एक बैलेंस शीट को देखने गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बैलेंस शीट को देख रहे हो तो बैलेंस शीट के अंदर असेट होते हैं, आप उनको देखेंगे, जो लायबिलिटीज होते हैं आप उनको वेरीफाई करेंगे, तो ये तो बात है ही है। साथ ही साथ आपने जो एडजस्टमेंट किए हैं आप उन एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी देखेंगे, क्योंकि उनका भी बैलेंस शीट पे कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। ठीक है, इसी की तरह जो आपने अकाउंट क्लोज किए हैं वो सारे अच्छे से हो गए या नहीं वो भी आप जांच करेंगे। ठीक है, और वो एक्सपेंसेस और इनकम, जैसे आपका प्रीपेड हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, एक्रूड इनकम हुआ, अनर्ड इनकम हुआ, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हुआ, इन सब का भी आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो आप क्या नहीं करेंगे बैलेंस शीट ऑडिट में? आप रूटीन चेक नहीं करेंगे। रूटीन चेक क्या होता है? टोटल करना, बैलेंस करना, कैरी फॉरवर्ड करना, ट्रायल बैलेंस में ले जाना, जनरल में रिकॉर्डिंग करना, ये सब बेसिक रूटीन काम होते हैं, और इन रूटीन कामों की जो चेकिंग होती है उसको रूटीन चेकिंग बोलते हैं। तो रूटीन चेकिंग जो मकसद है वो बैलेंस शीट ऑडिट का मकसद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑडिटिंग एक्टिविटी इज डैश डैश फॉर कंपनी, वॉलेंट्री, मैंडेटरी, केस बेस्ड, नन ऑफ द अबव। कंपनियों के लिए अंकेक्षण क्रिया क्या है? स्वैच्छिक है कि अनिवार्य है? सर अनिवार्य है, मैंडेटरी है। देखिए, जो कंपनीज हैं उनको कंपनीज को अपना ऑडिट कराना ही पड़ेगा, और उसका बहुत बेसिक पर्पस है सर कि कंपनीज में जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है। तो ठीक है कि पब्लिक ये डेफिनेटली जानना चाहेगी कि उनके पैसे का अच्छे से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी के ऑडिट को शुरू से ही मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य रूप से किया गया है, यानी उनकी ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट की कैटेगरी में आती है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक पर्पस ऑफ ऑडिटिंग कवर्स authenticity of books of accounts, validity of accounting data, adherence to accounting principle, all of the above। देखिए, आप ऑडिट करने गए, सपोज कीजिए अभी आप ऑडिट पढ़ा रहे हैं, आप ऑडिट करने जा रहे हैं,
तो आपका बेसिक पर्पस क्या है? 3 चीज़ें एंश्योर करना। पहला, कि जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, जो भी बुक्स रखी गई हैं वो जेन्युइन ऑथेंटिक बुक्स रखी गई हैं, ठीक है? तो ये आपको एरिया कवर करना है, ये आपका बेसिक पर्पस है। दूसरी बात है कि उन बुक्स में जो डेटा लिखा हुआ है वो अकाउंटिंग डेटा जो है वो वैलिड है, ऐसा नहीं कि फर्जी एंट्री चढ़ा रखी है। तो आपको ये भी एंश्योर करना है बीइंग एन ऑडिटर। और इसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो भी गैप्स हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कन्वेंशंस हैं, जो भी कंसिस्टेंसी है या जो भी फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, उन सबको फॉलो किया गया है, उन सब का ध्यान रखा गया है। तो ये सर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। आपको ये सब जाके वहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये सब वहाँ पे हो रहा है। ठीक है सर? आपकी बुक्स ऑथेंटिक होनी चाहिए, अकाउंटिंग डेटा वैलिड होना चाहिए और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को लेकर सिंसियर हैं, अगर आप स्कूल लेक्चरर होना चाहते हैं, तो 15 फरवरी से हम रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 महीने की फ्री ट्रायल क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे फर्स्ट ग्रेड लिख कर भेज सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म गिवन है, वो गूगल फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो अगर आप 1 महीने की फ्री ट्रायल क्लासेस लेना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, अकाउंट्स मेंटेनेंस इज द फंक्शन ऑफ, कि अकाउंट्स मेंटेन करना किसका फंक्शन है? एन ऑडिटर, एन अकाउंटेंट, एन ऑडिटर स्टाफ और अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। तो देखिए, अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा? क्या ऑडिटर मेंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं सर। ऑडिटर जो होता है वो अकाउंट्स की जांच करता है, ठीक है? वो साल के एंड में आता है, कंटिन्यूअस ऑडिट है तो बार बार आता रहता है, बीच बीच में आता रहता है, लेकिन मेंटेन करना उसका काम नहीं है। क्या ये काम अकाउंटेंट का है? बिल्कुल सर, अकाउंट्स मेंटेन का काम अकाउंटेंट का ही है। क्या ऑडिटर के स्टाफ का काम है? नहीं सर, ऑडिटर का स्टाफ ऑडिटर की मदद करने के लिए होता है, उनका भी काम अकाउंट्स बनाना नहीं है। और एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जनरली जो सीए होता है उसका भी काम ये नहीं है। तो ये जो फंक्शन है वो अकाउंटेंट का फंक्शन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ ऑडिटिंग इज। ऑडिटिंग का उद्गम कहाँ से हुआ? कहाँ से ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया? क्या इंडिया से? नहीं। इंग्लैंड से? नहीं। अमेरिका से? नहीं। यूनान से? यस, यूनान या ग्रीस करके ऑप्शन हो सकता है। तो इस कंट्री से आपका ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग्स आर। अंकेक्षण कराने के क्या लाभ हैं? आउटसाइड पार्टीज आर सेटिस्फाइड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बात है, जो बाहर की पार्टीज हैं उनको विश्वास हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है। सेकंड, ईजियर टू अवेल लोन अगेंस्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेटली द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उनको लोन देने में झिझकते नहीं हैं जहाँ सीए का ऑडिट हो रखा है। और डेफिनेटली वो कहते ही हैं, अगर आप लोन लेने जाएंगे तो वो कहेंगे कि पहले सीए से ऑडिट करा के लाओ, सीए से एस्टिमेटेड रिपोर्ट बनवा के लाओ। इसके अलावा हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। बिल्कुल सर, कंपनी जब डिविडेंड देती है उससे पहले वो जानना चाहती है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सही प्रॉफिट, अगर आप बिल्कुल ट्रू प्रॉफिट जानना चाहते हो तो आप ऑडिट करवा लो, उसके बाद आप बिंदास होकर बेधड़क होकर डिविडेंड बांट सकते हो। तो ये सारे ऑडिटिंग के एडवांटेजेस हैं, तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑडिटिंग में बी कंडक्टेड बाय चार्टेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ऑफ द एंटरप्राइज, एनी पर्सन नोइंग अकाउंटिंग, नन ऑफ दीज। देखिए सर, अकाउंटिंग जो होती है ना वो चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकता है, ठीक है? ये एक तरह से उसका सोल राइट है या एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस को ही दी गई है कि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति हो और सीए की डिग्री होल्डर हो, वही ऑडिटिंग का काम कर सकता है। जो संस्थान का अकाउंटेंट है वो ऑडिटिंग अगर करेगा भी तो उसे इंटरनल ऑडिट कहेंगे, ठीक है? और हर बंदा जो अकाउंटिंग जानता हो वो ऑडिट कर पाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर ऑडिट टेक्निकल मैटर है, हर तरह से जांच करनी होती है। जैसे इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, हर चलता आदमी इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही अकाउंट्स की जांच एक सीए ही कर सकता है। दैट्स वाई इस कोर्स की वैल्यू इतने सालों के बाद भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। ये एक रफ एंड टफ कोर्स है और उसकी वैल्यू इसी वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑडिटिंग कवर्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स टू कमेंट अबाउट द सिस्टम एंड प्रोसीजर। ऑडिटिंग किस पहलू को कवर करता है? ये प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है, रूटीन चेकिंग करता है, एनालिसिस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। यस सर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, आपने कहा था कि रूटीन ऑडिट तो शामिल नहीं है। तब क्वेश्चन अलग था, तब क्वेश्चन था कि बैलेंस शीट ऑडिट में क्या शामिल नहीं है, तो वहाँ रूटीन चेक नहीं होते। वरना एक ऑडिट के अंदर आप सोचो, एक अगर आप एक सीए हैं और अगर आप एक ऑडिट करने गए हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इनके प्रोसीजर्स क्या है, माल आता कैसे है, जाता कैसे है। इसके बाद आप उनकी जनरल और लेजर वगैरह देखेंगे, वहाँ उनकी टोटलिंग, बैलेंसिंग, कैरी फॉरवर्ड, ये सब आप चेक करेंगे, यानी रूटीन चेकिंग करेंगे। और बेसिकली आप ये देखेंगे कि बिजनेस को कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है या बिजनेस चलाया किस तरह से जा रहा है, तब जाके आप अपना ऑडिटिंग प्लान या ऑडिटिंग प्रोग्राम बना पाएंगे। तो ऑडिटिंग इन सब एस्पेक्ट्स को कवर करती है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन कहता है ऑडिटिंग बिगिंस विथ, वेल ये तो पहले भी क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं जल्दी से बता दूं। सबसे पहले आपका बुक कीपिंग होता है और बुक कीपिंग के बाद अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उसके बाद उसकी ऑडिट होती है और लास्ट में आके अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन तक बात जाती है। तो इन्होंने का क्वेश्चन था कि ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होती है? जहाँ पे अकाउंट्स एंड होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी रहने वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है डीमेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग का दोष क्या है? ये हाईली एक्सपेंसिव है, यस, तो ये तो इसका दोष है। इसके बाद ये टेस्ट चेकिंग पे बेस है, ये भी बात सही है। देखिए सर, ऑडिटर सारी बातें नहीं जांच पाता, वो कुछ ही बातें चेक करता है। वो एक सैंपल लेता है, आप सोचिए ना सर, ये 5 दिन 10 दिन में सीए ऑडिट कंप्लीट करता है और वहाँ सामने जो अकाउंट्स होते हैं वो 1 साल के रखे हुए होते हैं, तो 1 साल के अकाउंट्स कैसे जांचेगा? तो वो कुछ सैंपल आइटम्स ले लेता है, हालांकि साइंटिफिक तरीके से लेता है, पर फिर भी का जो जांच है वो टेस्ट चेकिंग के आधार पे होता है और ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, ये भी आप कह सकते हैं हाँ है। ठीक है, कभी कभी उसे मानना पड़ता है कि जो स्टॉक है, मैनेजमेंट ने कह दिया कि स्टॉक ये 25 लाख का है, तो आपको मानना पड़ेगा। अब आपको तो काउंट करना आता नहीं, आपको तो क्या पता वो चीज़ कितने की होती है, तो आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं मैनेजमेंट से। तो यानी कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा भी लगाते हैं, या उन्होंने प्रोविज़न बनाया कि हमारे यहाँ तो 5% बैड डेट्स होती हैं, तो फिर आपको एक बार के लिए मानना ही पड़ेगा। या डेप्रिसिएशन का रेट वो जो बोलेंगे, हालांकि डेप्रिसिएशन का रेट तो इनकम टैक्स में भी होता है, पर कहीं कहीं आपको उनकी बातों को मानना भी पड़ता है। हर चीज़ की आप जांच नहीं कर सकते। तो ऑडिटिंग हाईली एक्सपेंसिव है, ये टेस्ट चेकिंग पे बेस्ड है, एस्टिमेशन पे बेस्ड है, ऑल ऑफ द अबव। जी सर, ये सब ऑल ऑफ द अबव है। और दोष शब्द भी कह सकते हैं, लिमिटेशन वर्ड भी कह सकते हैं कि ये सब ऑडिटिंग की सीमाएं हैं या ऑडिटिंग को कम पॉपुलर बनाते हैं कि सब लोग ऑडिट क्यों नहीं कराते, क्योंकि ये कुछ एक दोष हैं। चलिए सर, हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, ऑलमोस्ट अब 3 क्वेश्चन ही बचे हैं। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज डिसाइडेड बाय, आपका स्कोप क्या होगा, आप क्या कार्य करेंगे या नहीं, ये किससे तय होता है? बाय लॉ, इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, बाय क्लाइंट इन प्राइवेट ऑडिट, अबव ए एंड बी बोथ। बिल्कुल सर, इसका सी बिल्कुल सही आंसर है कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करने गए हैं तो जो लॉ होता है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, वहाँ पे जो क्लाइंट है वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आप प्राइवेट ऑडिट करने गए हैं, मतलब सामने वाले के ऊपर कंपल्शन नहीं था, फिर भी उसने आपको ऑडिट करने के लिए बुलाया है, तो आपके और उसके बीच में एक अग्रीमेंट होगा कि वो आपसे क्या कराना चाहता है या किन एरियाज़ की जांच कराना चाहता है, तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा। तो उपयुक्त ए और बी दोनों रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जनरली चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज जो सीए होते हैं प्रैक्टिस वाले, वो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं, ऑनेस्ट वैल्यूअर होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। सर वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहलाते हैं। ठीक है सर, जो सीए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करते हैं वो एक प्रोफेशनल बंदा माना जाता है, एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है। गवर्नमेंट ऑडिटर नहीं हो जाता वो सीए हो जाने से या एक ऑनेस्ट वैल्यूअर भी नहीं होता, वैल्यूअर भी अलग होता है जो स्टॉक की वैल्यू या गोल्ड या किसी भी तरह की वैल्यूज़ निकालने के लिए काम आता है या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में काम आता है। तो वो एक प्रोफेशनल बंदा होता है सीए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का।
ऑडिटर हैज़ टू गिव इट्स ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट्स। अंकेक्षण को ये राय देनी होती है कि क्या वित्तीय विवरण चित्रित करते हैं। तो सर आपको एक शब्द कस के याद करना है, वो है ट्रू एंड फेयर व्यू। आप कभी ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि सीए ये लिख के देता है कि अकाउंट्स ट्रू और फेयर व्यू देते हैं या नहीं। ट्रू के लिए है सत्य और उचित। बाकी जैसे अकाउंट्स ट्रू और करेक्ट व्यू देते हैं तो एक करेक्ट टर्म चलता ही नहीं है। फेयर एंड करेक्ट व्यू, फेयर यहाँ नहीं चलता। और ट्रू एंड एग्जैक्ट व्यू, अकाउंट्स एग्जैक्ट तो सर हो ही नहीं सकती। तो अकाउंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, इसको ऑडिटर उस पर अपनी ओपिनियन देता है। वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे भी अभी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे।